मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 10th क्लास बच्चों, ये अब शुरू करने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र। क्या? उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन की क्रिया मनुष्य के अंदर जो है कैसे होती है, जैव प्रक्रम है 10th क्लास में लेसन नंबर 6। इसमें इससे पहले पोषण की क्रिया के बारे में, श्वसन की क्रिया के बारे में, परिवहन तंत्र के बारे में, पेड़ पौधों के अंदर होने वाले श्वसन क्रिया या परिवहन तंत्र के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब है ये उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन की परिभाषा क्या होती है बच्चों, इसको आपको समझना बेहद ज़रूरी है। हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। चाहे वो श्वसन क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त हुए हों, चाहे वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप जो भी हानिकारक पदार्थ हैं उनसे छुटकारा पाना उत्सर्जन क्रिया कहलाती है या उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। अब उसमें उत्सर्जन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग कार्य करते हैं, इसको ये समझना बेहद ज़रूरी है। अपशिष्ट पदार्थों को अंदर से निकालने की प्रक्रिया को समझना बेहद ज़रूरी है और इस जटिल प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कौन से विशिष्ट अंगों का उपयोग होता है, ये भी जानकारी इस अभ्यास के अंदर आपको पूरी करवाई जाएगी। मानव में उत्सर्जन के चित्र आप देख रहे हैं कि उत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है। वृक्क के द्वारा उत्सर्जन क्रिया होती है। वृक्क दोनों तरफ आपको दिखाई दे रही हैं, दो वृक्क कार्य करते हैं, किंतु कार्य जो करता है हमेशा क्रियाशील जो होता है एक ही वृक्क होता है। और कई बार ये किडनी, जिसको इंग्लिश में किडनी बोलते हैं, ये किडनी जीवन भर एक ही किडनी काम करती रहती है और दूसरी किडनी सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है, क्योंकि मनुष्य को जीवित रहने के लिए एक ही किडनी की आवश्यकता होती है। और बाई चांस वो काम करना बंद कर दे तो दूसरी किडनी ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देती है। तो ये चित्र आप देख रहे हैं मानव में उत्सर्जन तंत्र। मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, ठीक है, किडनी मीन्स वृक्क, एक जोड़े का मतलब दो होते हैं, दाएं और बाएं। मूत्रवाहिनी होती है, मूत्राशय, जिसमें अपशिष्ट पदार्थ, यूरिक अम्ल जैसे जो पदार्थ होते हैं, टॉयलेट, पेशाब इत्यादि जो इकट्ठा होता है मूत्राशय के अंदर होता है। और मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय से मूत्रवाहिनी और मूत्र मार्ग से इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और किडनी का कार्य बच्चों पूरे शरीर से ऐसे नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को संचित करने का कार्य वृक्क के द्वारा होता है। ये फिल्ट्रेशन की तरह कार्य करता है, एक तरीके से जैसे छन्नी होती है और छान करके हर चीज़ को शुद्ध किया जाता है। ये भी हर चीज़ को शरीर के अंदर स्थित जितने भी पदार्थ होते हैं उनको छान करके फिल्ट्रेशन के द्वारा शुद्ध कर देता है। और जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो अशुद्धि पदार्थ होते हैं, उनको मूत्राशय में इकट्ठा करके मूत्र वाहिनी के द्वारा मूत्र मार्ग से शरीर से बाहर निकालते रहते हैं। समय समय पर ये बाहर निकलता रहता है। इसी प्रकार जैसे श्वसन क्रिया है, श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, तो इसी प्रकार जो है हमारे भोज्य पदार्थ, पानी, कार्बनिक पदार्थ का जो हम सेवन करते हैं, उनसे जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको भी मूत्रवाहिनी और के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। बच्चों, मूत्र किस प्रकार तैयार होता है? मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वज्र पदार्थों को छानकर बाहर करना होता है। जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं शरीर के, उसके रुधिर के अंदर, ब्लड के अंदर जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं उन सभी को छान करके अलग निकाल दिया जाता है और यही मूत्र होता है। और ये कार्य है बच्चों किडनी के द्वारा कि ब्लड को प्योर करना। ये सब ब्लड को प्योर करने का कार्य ही किडनी करती है, वृक्क करते हैं। और इससे में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, चाहे वो नाइट्रोजनी एसिड हों, यूरिक एसिड हों, कैसे भी हों, उन सब को निकाल करके और ये मूत्र का निर्माण होता है। जिस तरीके से फेफड़ों के द्वारा CO2 शरीर से बाहर निकलती है, इसी तरीके से नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड हैं, वे किडनी के द्वारा शरीर से अलग, रुधिर से अलग होकर मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। और ये सभी एक तरीके से उत्सर्जन का कार्य ये चलता रहता है। स्किन भी एक तरीके उत्सर्जन तंत्र की तरह कार्य करती है। स्किन, त्वचा, ये पसीना जो निकलता है बच्चों, ये भी जितने भी लवण युक्त पदार्थ हैं वो भी हम पानी में पी लेते हैं, किंतु उनको पाचन क्रिया नहीं उनकी हो पाती है, तो उसको भी हमारी स्किन पसीने के रूप में बाहर निकाल देती है। इसलिए कहते हैं कि पसीना आना बेहद ज़रूरी होता है। अगर पसीना नहीं आएगा तो ये जो हानिकारक पदार्थ हैं शरीर के अंदर ही एब्जॉर्ब होते रहते हैं
और एक समय ऐसा आता है कि भयंकर बीमारी पैदा कर देते हैं। इसलिए पसीना आना बेहद ज़रूरी है। इसलिए हमें हार्ड वर्क भी कभी कभी करते रहना चाहिए, परमानेंट करना चाहिए, जिससे जो है पसीना बराबर निकलता रहे। पानी हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे शरीर का टेम्परेचर बना रहता है, और ये जो स्किन के द्वारा जो पदार्थ निकलते हैं वो सब जो हैं पसीने के रूप में जो बाहर निकलते हैं, वो उससे हमारा शरीर भी शुद्ध होता है, शरीर भी मजबूत होता है, और जितने भी लवणिक पदार्थ हैं वो सब शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो एक आप समझ लीजिए कि फुफ्फुस मार्ग के द्वारा CO2 शरीर से बाहर निकाली जाती है, किडनी के द्वारा नाइट्रोजनी अम्ल, नाइट्रोजनी पदार्थ जो हैं ब्लड से अलग किए जाते हैं, और स्किन के द्वारा जो लवण युक्त पदार्थ हैं उनको शरीर से अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार ये उत्सर्जन तंत्र शरीर में जो है बराबर कार्य करता रहता है। ठीक है बच्चों, समय समय पर जितना हम पानी पीते हैं, आपने देखा होगा जितना हम पानी पीते हैं उतना ही मूत्र का निर्माण ज़्यादा होगा, उतना ही मूत्र का निर्माण होगा, उतना ही पसीना ज़्यादा निकलेगा, और इससे जो है हमारे शरीर के अंदर शुद्धता बराबर बनी रहती है। और एक प्रकार से आपने देखा होगा कि जब पानी की कमी हो जाती है तो मूत्र का कलर भी चेंज हो जाता है, पेशाब का कलर भी चेंज होता है, पेशाब करने में परेशानी आ जाती है। तो डॉक्टर हमें यही सलाह देते हैं कि पानी का सेवन हमको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, जिससे पसीना ज़्यादा निकले तो हमारा शरीर शुद्ध होगा, अच्छा होगा। और जितने भी हम भोज्य पदार्थ का सेवन करते हैं उसके साथ पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम पिएँ तो हमारा जो है जितने भी नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं वो मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से समय समय पर बाहर निकलते रहते हैं, और ये सब नियंत्रण बना रहता है। इस क्रिया को हम बच्चों उत्सर्जन की क्रिया कहते हैं, और ये उत्सर्जन तंत्र पूरे जीवन बराबर कार्य करता रहता है, और शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया चलती रहती है। कृत्रिम वृक्क बच्चों, डायलिसिस आपने सुना होगा। डायलिसिस जब किसी व्यक्ति का वृक्क काम करना बंद कर देता है तो उस स्थिति में रोगी को डायलिसिस पर लिटाया जाता है। किस पर लिटाया जाता है? डायलिसिस एक मशीन होती है, कृत्रिम किडनी होती है, एक तरीके से कृत्रिम किडनी होती है। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है ये आर्टिफिशियल किडनी, जिसको हम डायलिसिस कहते हैं। अच्छे तरीके से समझ लीजिए बच्चों, आपने देखा होगा कई बार डायलिसिस किसी भी रोगी का होता है तो वो समझ लीजिए उस रोगी के किडनी या वृक्क कार्य नहीं कर रहे हैं, और शरीर के अंदर जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं वो ब्लड के अंदर उनकी मात्रा बच्चों ज़्यादा होती चली जाती है। इसलिए क्योंकि किडनी काम नहीं करती हैं, और उन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए डायलिसिस की आवश्यकता होती है। और ये डायलिसिस कृत्रिम विधियों द्वारा ब्लड से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को अलग कर देती है, और किडनी का जो कार्य अंदर शरीर करता है उस कार्य को डायलिसिस के द्वारा किया जाता है। और कुछ दिन बाद फिर डायलिसिस की आवश्यकता होती है, कुछ दिन बाद फिर डायलिसिस की आवश्यकता होती है। और बच्चों ये जो है एक बहुत ही महंगी प्रक्रिया है डायलिसिस की, किंतु रोगी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर किडनी काम नहीं करती है तो इसमें डायलिसिस का होना बेहद ज़रूरी होती है। अगर डायलिसिस नहीं होगा तो रोगी की कुछ दिनों के अंदर ही मृत्यु हो जाती है। और ये डायलिसिस के द्वारा रुधिर शुद्ध बना रहता है, और ये प्रक्रिया बराबर चला करके हम अपने रोगी को बचा सकते हैं। तो इसको कहते हैं हम कृत्रिम वृक्क या अपहरण, इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों डायलिसिस। इसका कार्य मात्र रुधिर से नाइट्रोजनी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य ही करता है, या ये कह लीजिए कि ब्लड को शुद्ध करने का कार्य कृत्रिम वृक्क के द्वारा या डायलिसिस के द्वारा किया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पादप में उत्सर्जन। देखिए ऐसा नहीं है कि जीव जंतुओं में उत्सर्जन की क्रिया होती है, पेड़ पौधे भी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। आपने कई जगह देखा होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधों के अंदर होती है, भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है इस क्रिया के द्वारा, और इसमें भी कुछ अपशिष्ट जो उत्पाद होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है। और अपशिष्ट पदार्थ प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन क्रिया ऑक्सीजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस को हम शरीर से बाहर निकालने का कार्य पेड़ पौधों के द्वारा बाहर निकालने का कार्य किया जाता है। और इसी ऑक्सीजन को मनुष्य के द्वारा या जीव जंतुओं के द्वारा श्वसन क्रिया में उपयोग लिया जा सकता है। और इसमें हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वे अतिरिक्त जल से वाष्पोषण द्वारा छुटकारा पा सकते हैं,
तो ये हम पहले भी बता दिया है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो ऑक्सीजन गैस निकलती है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, उसको श्वसन क्रिया के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। अब इसमें आता है बच्चों वाष्पोत्सर्जन। ओस जो होती है, आप समझ लीजिए, ओस पड़ती है ना सुबह के समय, तो ओस जो हमारा जो पेड़ पौधे के अंदर फालतू पानी चला गया है, ऐसे समझ लीजिए, पेड़ पौधे के अंदर जो लिमिट से ज़्यादा पानी चला जाता है उसको वाष्पोत्सर्जन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो पेड़ पौधे भी उत्सर्जन की क्रिया करते हैं वाष्पोत्सर्जन के द्वारा फालतू पानी को, और इस फालतू पानी के साथ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। पौधों से गिरने वाली पत्तियां भी अपशिष्ट उत्पाद संचित करती हैं, और कई बार आपने देखा होगा एक निश्चित मौसम में पौधे के द्वारा पत्तियां सूख करके शरीर से अलग होती रहती हैं, पेड़ पौधों से अलग होती रहती हैं। ये भी अपशिष्ट उत्पाद है, इसलिए उसको बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ आपने देखा होगा जैसे नीम का वृक्ष और अन्य वृक्षों पर आपने देखा होगा कि गोंद इकट्ठा किया जाता है, रेजिन जैसे कार्बनिक पदार्थ इकट्ठे किए जाते हैं, जो समय समय पर जाइलम ऊतकों द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, और वो पेड़ के तनों पर चिपके हुए हमें दिखाई देते हैं। तो ये भी अपशिष्ट पदार्थ हैं जिनको समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। एक इसमें बच्चों है अंगदान करना। अंगदान कब किया जाता है, ये एक मेडिकल का क्वेश्चन है कि अंगदान हम कैसे कर सकते हैं। सभी अंगदान ऐसे नहीं किए जा सकते। अंगदान करने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन, सरकार की परमिशन, परिवार की परमिशन, जिस व्यक्ति को अंगदान दिया जाता है, जिससे लिया जाता है, उनकी सभी की परमिशन होनी आवश्यक होती है, सहमति होती है, और सहमति जो है बहुत बड़े स्तर पर होती है, तभी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अंगदान कर सकता है। कुछ ही अंग ऐसे हैं जो दान किए जा सकते हैं, जैसे किडनी है, किडनी 2 होती हैं, तो बच्चों इसको दान किया जा सकता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि एक किडनी से भी आदमी जीवन भर ठीक रहता है, और दूसरी किडनी सुप्त अवस्था में शरीर के अंदर पड़ी रहती है, तो उसको आसानी से दान किया जा सकता है। तो इसके लिए भी चाहे वो डोनर है या रिसेसिव है, मतलब देने वाला है या लेने वाला है, सभी की परमिशन बेहद ज़रूरी होती हैं। और इसमें कुछ ही अंग जो हैं ऐसा प्रत्यारोपित या दूसरे व्यक्तियों को दिए जा सकते हैं। दूसरे अंगदान तब किया जाता है जब रोगी की मृत्यु हो जाती है, और वो जब वो व्यक्ति जिंदा होता है और वो अपने सामने जिंदे जी ही ये कह करके जाता है कि मरने के बाद मेरे शरीर के जितने भी ज़रूरी अंग हैं, जो कामयाब अंग हैं, उनको किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाए या कहीं दान कर दिया जाए, तब उस व्यक्ति की इच्छा के अनुसार मरने के बाद जब डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं, तब उन अंगों को निकाल दिया जाता है। तो ऐसे ही 2 ही कंडीशन में अंगदान दिए जा सकते हैं, या तो लेने और देने वाले की सहमति हो, या व्यक्ति की मृत्यु के बाद अंगदान किए जाते हैं। तो एक मेडिकल प्रक्रिया है, मेडिकल प्रोसेस है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बच्चों ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने जो है किन चीज़ों का अध्ययन किया है, ये भी आप एक बार रिवाइज कर लें। विभिन्न प्रकार की गतियों का जीवन सूचक माना जा सकता है। जो भी जीवन के अंदर, जो भी हमारे शरीर के अंदर जो अंग होते हैं, वे जो कार्य करते हैं, समझ लीजिए वे जीवन का सूचक हैं। अगर वे कार्य बराबर चल रहे हैं तो वो जीवन का सूचक माना जाता है। क्या माना जाता है कि भाई इस जीव के अंदर जीवन है। जीवन के अनुरक्षण के लिए पोषण, श्वसन, शरीर के अंदर पदार्थों का संवहन और अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन आदि प्रक्रम आवश्यक हैं। जिन चीज़ों का हमने अब अध्ययन कर लिया, पोषण क्रिया भी आवश्यक है, श्वसन भी आवश्यक है, और संवहन भी आवश्यक है, अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन भी आवश्यक है। स्वपोषी पोषण में पर्यावरण में सरल अकार्बनिक पदार्थ लेकर तथा बाह्य ऊर्जा स्रोत जैसे सूर्य का उपयोग करके उच्च ऊर्जा और जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करना होता है। अर्थात स्वपोषी पोषण में जीव जंतु या पेड़ पौधे अपना भोजन अपने आप बना सकते हैं। विषम पोषी पोषण में जीवों के द्वारा इस प्रकार से भोज्य पदार्थों का निर्माण नहीं किया जा सकता। मनुष्य में खाए हुए भोजन का विखंडन भोजन नली के अंदर कई चरणों में होता है, और पाचित भोजन क्षुद्रांत में अवशोषित करके शरीर की सभी कोशिकाओं को भेज दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि जब पाचन की क्रिया होती है, विभिन्न प्रक्रियाओं से होती है,
और जब भोजन आंत के अंदर पच जाता है तो उसको अवशोषित होने के बाद विभिन्न कोशिकाओं में भेज दिया जाता है। श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज जैसे जटिल जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनका विखंडन होता है, ऊर्जा मुक्त होती है और ये ऊर्जा एटीपी में संचित कर ली जाती है। संचित करने के बाद जब आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता शरीर को होती है तो उस एटीपी से ऊर्जा ले ली जाती है। इस प्रकार से जीवन पर्यंत ऊर्जा इकट्ठा करने का कार्य एटीपी के अंदर किया जाता है। श्वसन वायुवीय या अवायुवीय हो सकता है। श्वसन दो प्रकार का होता है, एक तो वायुवीय, एक अवायुवीय। वायुवीय में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अवायु में ऑक्सीजन की आवश्यकता बच्चों नहीं होती। मनुष्य में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन, उत्सर्जित पदार्थ, शरीर के पदार्थों का वहन परिसंचरण तंत्र का कार्य होता है। अर्थात ऑक्सीजन, CO2, भोजन या उत्सर्जित पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिसंचरण तंत्र के द्वारा पहुंचाए जाते हैं और परिसंचरण तंत्र का जो कार्य है हृदय के द्वारा होता है और हृदय रुधिर का जो है रुधिर वाहिनिकाओं के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करने का कार्य करता है। उच्च विभेदित पदार्थों में जल, खनिज लवण, भोजन तथा अन्य पदार्थों का परिवहन संवहन ऊतक का कार्य है, जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। ठीक है बच्चों, ये पेड़ पौधे के द्वारा जो इसकी क्रिया होती है, पेड़ पौधों के द्वारा जो इसकी क्रिया होती है स्थानांतरण की या परिवहन की, वो जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होती है, जिसको हम वेस्कुलर बंडल या संवहन ऊतक कहते हैं। मनुष्य में उत्सर्जित उत्पाद विलय नाइट्रोजन यौगिक के रूप में वृक्काणु नेफ्रॉन द्वारा निकाले जाते हैं। लास्ट है, पादप अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए जिस तरीके से जीव जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधे से भी अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं। पेड़ पौधे से भी अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं। विविध तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए अपशिष्ट पदार्थ कोशिका रिक्तिका में संचित किए जा सकते हैं या गोंद या रेजिन के रूप में तथा गिरती पत्तियों द्वारा दूर किया जा सकता है, या ये अपने आसपास की मृदा में या मिट्टी में उत्सर्जित कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से पेड़ पौधे भी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का बच्चों कार्य करते हैं, चाहे वो गोंद रेजिन के रूप में हो, सूखी पत्तियों को दूर करने के रूप में हो, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, वो भी पेड़ पौधे उस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। बच्चों, ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है और इसको जो है इससे आगे इसके अभ्यास हैं। कल संडे है, मंडे में जब आप आएंगे तो गाइड और बुक लेकर के आएँ, जिससे आपको ये सभी निशान इस पर लगवा दिए जाएं। पूरा अभ्यास करना ज़रूरी है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके गाइड से करा दिए जाएंगे। 1 से लेकर के 13 तक क्वेश्चन आपको अपनी बुक से करने हैं। जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन इसके बच्चों पीछे होते हैं ये सब आपको बता दिए जाएंगे, किंतु आप अपनी बुक और गाइड लेकर के आएंगे तो आपको समझने में और करने में आसानी रहेगी। थैंक यू।